नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ और अब नतीजों का इंतजार है। इस चुनाव में एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। सूत्रों ने बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 725 सांसदों ने मतदान किया। भले ही तृणमूल कांग्रेस ने वोट नहीं देने का फैसला किया, लेकिन बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी ने मतदान किया। तृणमूल के 34 सांसदों ने मतदान नहीं किया। शाम 5 बजे मतदान समाप्त हुआ और देर शाम को नतीजे आने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे देश में आज के समय में प्रदर्शन करना और अपनी राय व्यक्त करना गैर कानूनी है, इसलिए वो कर सकते हैं जो चाहते हैं। बता दें, कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन किया। इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत बाकी कांग्रेस सांसदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आंदोलन के पहले राहुल गांधी ने कहा कि आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब ये याद में बचा है। राहुल ने मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि वो भी चुनाव जीतकर ही आया था। 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव शामिल नहीं होंगे। चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि राज्यों के प्रति केंद्र के भेदभावपूर्ण रुख के खिलाफ वो 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। पीएम मोदी को कड़े शब्दों में लिखे अपने पत्र में राव ने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है जब राज्य विकसित हों। उन्होंने कहा कि मैं भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के हमारे सामूहिक प्रयास में राज्यों के साथ भेदभाव करने और उन्हें समान भागीदार के रूप में नहीं मानने के केंद्र सरकार के वर्तमान रुख के खिलाफ इस बैठक से दूर रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पिछली बार तो कोरोना था, इसलिए वो पीएम मोदी से नहीं मिल सके, लेकिन ऐसा दूसरी बार होना जा रहा है जब वो सोमवार को भी पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया है कि सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की सोमवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि नीतीश, जो अभी कोविड-19 से उबरे हैं, अपने डिप्टी को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया ये कार्यक्रम केवल मुख्यमंत्रियों के लिए है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार को अपना जनता दरबार आयोजित करने के लिए तैयार हैं, जहाँ वो जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। उस दिन वो उस कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकते हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से उनके स्वास्थ्य और अन्य व्यस्तताओं के कारण रद्द कर दिया गया था। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने ही बीजेपी की ही सरकार पर भगोड़ों और बड़े कारोबारियों के लाखों करोड़ माफ करने पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धनपशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी, ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नया आंदोलन नई रणनीति से सामने आने जा रहा है। अभी तक इसके खिलाफ आंदोलन की कमान युवा संगठनों, छात्र संगठनों के पास थी। अब इसकी कमान किसान नेता और पूर्व सैनिकों का संगठन संभालने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा 16 अगस्त को अग्निपथ योजना के खिलाफ हर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें प्रदर्शन में पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। पंजाब में तो पहले से ही SKM का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पंजाब में रविवार से लेकर 14 अगस्त तक यानी कि एक हफ्ते तक हर जिला मुख्यालय पर जय किसान जय जवान सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन ठीक उसी तरह का होगा जैसा शनिवार को दिल्ली के महिला प्रेस क्लब में आयोजित किया जा रहा है। पंजाब में ऐसे आयोजनों के जरिए जनता को जागरूक करने की रणनीति है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह से पिछले 9 सालों में कमाई संपत्ति पर जवाब मांगा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस दौरान अकूत संपत्ति अर्जित की है। इसको लेकर पार्टी ने नोटिस भेजा। उनको ये नोटिस उस वीडियो के बाहर आने के बाद भेजा गया है जिसमें वो खुद को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने वाले नारे लगा रहे हैं। एक समय नीतीश कुमार के करीबी रहे RCP सिंह को भेजी गई चिट्ठी में लिखा गया है कि उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों में कई गड़बड़ियां देखी गई हैं। पत्र पर टिप्पणी करते हुए RCP सिंह ने कहा, ये संपत्ति मेरी पत्नी या बेटी द्वारा खरीदी गई थी जो 2010 से आयकर दे रही हैं। उन्होंने कहा ये पत्र उन्हें अपमानित करने की पार्टी की कोशिश है। बता दें, RCP सिंह को जून में पटना के VIP जोन में एक बड़े बंगले से बेदखल कर दिया गया था। इसके अलावा उनको पार्टी ने राज्यसभा भी नहीं भेजा, जिसके कारण उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। भारत के लगातार खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा है। स्वामी ने विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट वाले RBI आंकड़े ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि हमें आपदा में ले जाने से पहले सच्चाई का सामना करें। नीचे RBI के आंकड़े हैं जो 2021 के बाद से मोदी के कार्यकाल के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट दिखाते हैं। ये केवल कोरोना के कारण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए हम चीन को निर्यात करने से 10 गुना अधिक आयात करते हैं।
क्यों? बता दें, साझा किए गए आंकड़ों में दिखाया गया है कि सितंबर 2021 में जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 639 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो दिसंबर में गिरकर 635 बिलियन डॉलर हो गया। फिर लगातार गिरावट के बाद अप्रैल 2022 में यह 604 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। हालांकि अप्रैल के बाद देखें तो जून में यह और गिरकर 571 बिलियन डॉलर पर आ गया और जुलाई में 573.9 बिलियन डॉलर बताया गया है। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली और 6 राज्यों को पर्याप्त टेस्टिंग करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने और मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना को लिखे एक पत्र में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले त्योहार और सामूहिक आयोजनों से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए टेस्टिंग पर खासा ध्यान दिया जाए। बता दें, पिछले 24 घंटों में भारत में कुल 19,406 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 49 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही भारत में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1,34,793 हो चुका है। दिल्ली सरकार के 11 अधिकारियों को उपराज्यपाल ने शनिवार को सस्पेंड कर दिया। इनमें एक IAS अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है ये अधिकारी केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लागू कराने में शामिल थे। नई शराब नीति को खुद केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन अब ये मामला और बड़ा हो गया है। इसकी आंच में कई लोग झुलस सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सभी 11 अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी मंजूरी दी है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली की नई आबकारी नीति का फायदा केजरीवाल सरकार ने 6 शराब ठेकेदारों को कराया है। इन लोगों ने आपस में कार्टेल बनाया और पैसे कमाए। बताया जाता है कि इन्हीं ठेकेदारों ने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को भी पार्टी फंड के लिए पैसे दिए। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी ने ये आरोप खुलकर लगाए हैं। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद और जोर पकड़ गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो नई आबकारी नीति के मामले में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा लगाए गए फैसलों की CBI जांच चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार से पास हुई आबकारी नीति को जिसे उपराज्यपाल ने पहले मंजूर कर दिया था, उसमें उन्होंने बदलाव क्यों किया। सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान था कि अनाधिकृत इलाकों में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। सिसोदिया ने कहा कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने उस वक्त अनाधिकृत कॉलोनियों में शराब की दुकान खोलने को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं की, लेकिन जब नई आबकारी नीति के तहत टेंडर जारी किए गए और दुकान खोले जाने की फाइल उपराज्यपाल बैजल के पास गई तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। सिसोदिया ने कहा कि 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुलनी थीं, लेकिन उपराज्यपाल ने 15 नवंबर को, यानी कि ठीक 48 घंटे पहले, एक नई शर्त लगा दी कि अनाधिकृत इलाकों में दुकानें खोलने के लिए DDA और MCD की मंजूरी लेनी होगी। सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल के द्वारा स्टैंड बदले जाने की वजह से दिल्ली के अनाधिकृत इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुल सकीं, जबकि पुरानी आबकारी नीति के तहत जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुलती रही थीं वहां भी नहीं खुल पाईं और नए लाइसेंस का मामला अदालत में चला गया। अदालत ने आदेश दिया कि जो अनाधिकृत वार्ड हैं उनसे लाइसेंस फीस ना ली जाए, उनको छूट दी जाए, और इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति से सरकार को अच्छा खासा फायदा हो सकता था, लेकिन चूंकि तत्कालीन उपराज्यपाल ने सरकार से पूछे बिना ही अपना फैसला बदल दिया, इसलिए सरकार को नुकसान हुआ। सिसोदिया की ओर से CBI के निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आखिर उपराज्यपाल के दफ्तर के अपने ही फैसले से अचानक पलटने के पीछे क्या वजह थी। सिसोदिया ने लिखा है कि उपराज्यपाल की ओर से मंजूर की गई आबकारी नीति के विपरीत शराब की दुकान खोले जाने के ठीक 2 दिन पहले ये शर्त इसलिए लगाई गई थी कि कुछ खास लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाया जा सके। मनीष सिसोदिया द्वारा पूर्व उपराज्यपाल पर हमला बोलने और CBI जांच की मांग के बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले नवंबर से अब तक इस मामले में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जब ED CBI ने इस मामले में जांच शुरू की तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मामले को डाइवर्ट करने के लिए जांच की सुई CBI को पत्र लिखकर उपराज्यपाल की ओर मोड़ दी है। पात्रा ने कहा कि CBI के डर से सिसोदिया अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा उपराज्यपाल के सिर पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपए को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी की अनुमति से माफ कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मास्टर प्लान के मुताबिक मिक्स्ड लैंड यूज में शराब के ठेकों की अनुमति नहीं है, तो सिसोदिया ने इनकी अनुमति कैसे दे दी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया है कि दिल्ली में 100 नगर निगम वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते, लेकिन सरकार ने शराब के ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब के ठेके खोले हैं और अब इसकी जांच CBI करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी है।
राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूनम जैन को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही भारत की टीम का पदक पक्का हो गया है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड को 4 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट पर 160 रन बनाए। इसके अलावा भारत के रवि दहिया कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने भी पदक पक्का कर लिया है। बता दें, भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर है। भारत के कुल 28 पदक हो चुके हैं, जिनमें 9 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।